15,000 ऐसे तो मटेरियल बहुत सारा आपका वही नहीं चलेगा। यहाँ पर प्रैक्टिस चाहिए तो प्रैक्टिस सभी कर लाएंगे। टॉपिक 3 महीना क्या है शेयर करोगे, लेकिन कुछ में कुछ लिखना चाहिए। बिल्कुल यहाँ क्लास में लिखो, जितना लिख सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो जितना लिखना है। हाँ, टेस्ट अवेलेबल होगा बकायदा इसको लिखाया है। आज जो मॉर्निंग क्लास लिए वहाँ पर लिखाया है। ठीक है, अभी करते हैं। ये कैलकुलस का टॉपिक है। बीपीएससी और बीपीएससी के अलावा जो भी पीसीएस है उसमें भी पीएससी है तो, लेकिन अभी फोकस रहेगा मेरा कहाँ, ऑडिटर पे, प्रोजेक्ट मैनेजर पे और 66 बीपीएससी पे। इसका क्योंकि अभी टाइम है तो इस पे लगेगा समय। अभी जो है खास करके 2 मंथ में 10 टॉपिक का टारगेट है। उसमें बहुत सारा मटेरियल जो है अभी दे दिया जाएगा। आज का विधिवत जो क्लास है वो कैलकुलस का है। इसमें क्या है कि 10 टॉपिक डिफरेंशियल कैलकुलस का है। तो आप लोग लिखिए इसको, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी फर्स्ट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आया है, अभी करेंगे क्वेश्चन आज के डेट में। और इसका ये, इससे भी क्वेश्चन आया। हाँ देखो, ये है मीन वैल्यू थ्योरम। इससे लिखना, फुल लिखना, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम आ रहा समझ। ये है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, और उसके अलावा एक है कि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, ये तीनों पे एक क्वेश्चन भी आया, लगातार आते रहता क्वेश्चन। टेलर थ्योरम, टेलर सीरीज भी बोलते हैं इसको। सर ये क्या होता है कि इसमें कुछ सट जा रहा है सर इधर से, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है चलिए, ऐसे तो पता है। ठीक, चलिए हो गया सर, हो गया। इससे क्या होता है सर, इससे आ जाता है डायरेक्ट टच कर देते थोड़ा सा। ये तो छोड़ा है नहीं, चलिए। ये टेलर थ्योरम है। ठीक, टेलर थ्योरम और टेलर सीरीज, इस पे भी एक्सपेंशन आता है कभी-कभी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मैक्लॉरिन थ्योरम और सीरीज, ये दोनों है। उसके बाद फिर लिमिट, कंटिन्यूटी। ये देखिए, ये सिंगल वेरिएबल का है। ये क्या है, सिंगल वेरिएबल का। सिंगल मीन्स, सिंगल वेरिएबल मीन्स एक्स एक्सिस पे अगर है कंसीडरेशन वाला पॉइंट, एक्स इज इक्वल टू 2। अभी करेंगे, थोड़ा अच्छा से करेंगे इसको। ठीक, लिमिट कंटिन्यूटी इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मीन्स एक्स और वाई, ये दोनों वेरिएबल है। ठीक, तो इस पे ये टॉपिक होगा। इससे लगातार क्वेश्चन आ रहा है। इससे अभी प्रीवियस 66 में ये था क्वेश्चन इससे। फिर उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये इक्वेशन नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक, ये है होमोजेनियस फंक्शन और यूलर थ्योरम जो है उसी से क्वेश्चन बनता है। और बीपीएससी लगातार इससे भी क्वेश्चन रहा है। ये भी ट्रिपल स्टार का है। ठीक है, और इसका जैकोबियन का यूज करके हम क्वेश्चन देखे हैं 63 में भी, 62 में भी। तो इसको छोड़ नहीं सकते। ये सब क्या है, टूल्स है। इसीलिए ये टॉपिक उतना महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है कि हर टॉपिक में ये जा के घुस के काम करता है। इसीलिए ये सब चीज, जैसे आप देखिए डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल, ये जरूरी है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लिए बहुत बड़ा ये योगदान करता है।
क्योंकि इसी से जाकर के तो बेस बनता है, यही तो बेस बनाता है आपका आगे के लिए। देखिए यहाँ मैक्सिमम मिनिमम, अब इससे भी क्वेश्चन था 64 में भी था। इसमें क्या था कि होता क्या है कि जो प्रॉब्लम आएगा आपको उसमें बोलेगा कि तो मैक्सिमम मिनिमा निकालिए, मैक्सिमम मिनिमा लैग्रांज मल्टीप्लायर जो है उससे भी, और एक आरएसटी जो कॉन्सेप्ट है, जो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के आर पॉजिटिव है नेगेटिव है, कहाँ मिनिमा होगा मैक्सिमा कहाँ होगा, कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सारा केस डिस्कशन करेंगे इसमें। एसिम्पटोट, देखिए एसिम्पटोट से प्रॉब्लम रहता है, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। और कर्व ट्रेसिंग थोड़ा सा आइडिया देंगे, इस पर फोकस नहीं करेंगे, ये ऐसा कि ये वैसा टॉपिक नहीं है जिसको हम फोकस करें। ठीक, चलिए यहाँ पर ये 12 टॉपिक हो गया। इसमें क्या करेंगे, सब में जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया है कॉन्सेप्ट को सोल्व करते हुए, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लेंगे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन होगा, उसका थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम जो भी क्वेश्चन लेंगे बीपीएससी का लेंगे, इसीलिए क्योंकि मेरे पास समय नहीं है जो मैं आपको इधर उधर का 4-5 क्वेश्चन बनाए अब बस हो गया कि अच्छा चलो आप अगला दिन करेंगे, वो टालने वाला कोशिश नहीं होगा। जब भी होगा बीपीएससी का क्वेश्चन होगा और उसके स्टैंडर्ड के जैसा क्वेश्चन होगा। इसीलिए तो बोले हैं कि 200 क्वेश्चन दिया जाएगा, जो आपको ये बात गर्व के साथ कह रहे हैं कि 12 से 15 क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको इस 200 क्वेश्चन में से जाएगा। आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, आपको करना क्या है कि इसी क्वेश्चन को 5 से 6 बार बना लीजिए। याद भी तो रहना जरूरी है, उसी पैटर्न पे रहेगा। और जो पैटर्न जो नया नया रहेगा, कंसेप्ट छोटा छोटा रहेगा, तो इसको बोलेंगे कि सिनॉप्सिस बनाइए, सिनॉप्सिस बनाइए और उसको छोटा छोटा लिखिए। छोटा छोटा लिख कर क्या चाहिए, ये रहेगा कि इसमें ये लगाएंगे, ये रहेगा कि इसमें ये लगाएंगे, वो सब टॉपिक अलग से किया जाएगा, जो कि थियोरेटिकल पोर्शन रहेगा। और ग्रुप और रिंग थ्योरी सब में क्या करेंगे, छोटा छोटा सिनॉप्सिस बनवा के याद भी करवाएंगे, समझा तो दिए ही रहेंगे। और इसमें थोड़ा सा क्या है कि जो भी जहां पर प्रैक्टिस का बात होगा हम प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए अब क्या है कि यहाँ पर आते इंटीग्रल में, इंटीग्रल में जो टॉपिक है ये 10 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। इसी तरीका से सभी मॉड्यूल में, जैसे सभी जो 10 मॉड्यूल का लेंगे अभी, तो 10 मॉड्यूल में इसी तरीका से डिवीजन होगा, कौन सा कहां से क्वेश्चन आ रहा है। इसको कोर करक्स एरिया, आपको मटेरियल प्रिंटेड मिलेगा संस्थान से या हैंड प्रिंटेड रहेगा, वो आपको मिल जाएगा जिस तरह से पीडीएफ में अभी है। यहाँ पर देखिए आज जो हम बना के लाए हैं ये भी मिलेगा, क्लास का ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और जो लिखवा रहे हैं वो लिखिएगा यहाँ। ठीक, ये सब पूरा मिलेगा। और आपको प्रॉब्लम का सीट भी मिलेगा, लिस्ट, टेस्ट सीरीज भी होगा। चलिए, तो बीटा गामा फंक्शन इस बार भी था। जस्ट सिंपल में एक 1, 2, 3 लाइन में फिनिश 25 मार्क्स। ये सब शॉर्ट टॉपिक है, अगर आप कर लिए इसमें से क्वेश्चन फंस गया बस क्लियर है। एरिया ऑफ कर्व ये थोड़ा सा क्या है कि आपको निकालना पड़ेगा। इसमें क्या डायरेक्ट पुट कीजिए, मान निकल जाएगा, 1 से 2, 3 स्टेप में निकल जाएगा बीटा और गामा फंक्शन। इसको पैटर्न पकड़ना जरूरी है। इसमें टाइप्स आता है कि ये टाइप रहेगा, ये टाइप रहेगा, तो आपको कैसे है वो भी याद करवाया जाएगा, प्लस उस पर प्रैक्टिस भी दिया जाएगा कि देखिए ये करके आना है शीट में। और एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन 2 गिवन कर, 2 कर्व दिया रहेगा और उसमें बोलेगा कि एरिया निकालिए। जैसे ये 2 गिवन कर्व है, गिवन कर्व 1 है और गिवन कर्व 2 है, तो इसमें क्या होगा कि एरिया इनक्लोज करके आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ तो लिमिट निकालिएगा, इसके बाद फिर स्ट्रिप निकालिएगा, इसके बाद फिर स्ट्रिप निकाल करके दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट कर लीजिएगा, इसके बीच में लिमिट में, तो ये क्या होगा, इसका एरिया निकल जाएगा। ऐसे तो निकाले हैं, ग्रेजुएशन निकाले हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है,
रोटेशन अबाउट एनी लाइन इन द प्लेन। कोई लाइन है, ठीक, ये लाइन रोटेट कर रहा है, मान लो कोई ऐसा आ जाएगा, या चाहे वॉल्यूमिनस हो जाएगा, 360 से रोटेट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। ये कोई लाइन होगा, मान लो ऐसे रोटेट करेगा, ठीक, तो क्या बन गया, ऐसे तो बनेगा, ये लाइन रोटेट कर गया, ये कर्व, ठीक। तो इसका अलग देखेंगे, हम पूरा देखेंगे इसको, इसका टाइप का कैसे बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है ना, वो देखेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस का, इसका कंसेप्ट लेंगे और इससे मल्टीपल इंटीग्रल्स, टू दैट मींस डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल में भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का, अभी नहीं पूछ रहा है, लेकिन क्या पता इस बार पूछ दे ऑडिटर में, प्रोजेक्ट मैनेजर में, तो इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है। और इससे जो ये 22 टॉपिक है ना, इसमें से आप समझ लीजिए कि 50 मार्क्स एटलीस्ट 50 मार्क्स आपका रहना ही रहना है। और ये आपको हम कितने दिन में कंप्लीट कराएंगे, 12 से 13 क्लास में इसमें लगेगा, 12 क्लास, ठीक, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक होता है। उसके बाद किसके बाद, ग्रुप और रिंग थ्योरी के बाद, ग्रुप रिंग थ्योरी के बाद ये सबसे बड़ा टॉपिक होता है। उसमें क्या है, प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा लिखना है, उसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, इसको भी करवाएंगे। अब जानते हैं, अब जो है मान लीजिए, देखिए मल्टीपल इंटीग्रल हो गया, उसके बाद चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन ऑर्डर भी किए होंगे, नहीं किए होंगे तो करवाएंगे इसका, कि कैसे चेंज इन ऑर्डर करते हैं, चेंज कैसे हम करते हैं, एक से दूसरे में कैसे आते हैं, और चेंज इन पोलर, तो ये हमेशा इस बार में, मतलब इससे पहले 64 में, 65 में भी, 64 में भी पूछा था कि देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था और पोलर वाला में पूछा था आपको, ठीक है। वो कौन सा, जो लैपलास का था, लैपलास का इक्वेशन जो आता है उसको चेंज करना था पोलर में, ठीक है। तो डिरिचलेट फंक्शन, डिरिचलेट थ्योरम जो होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो कंडीशन फुलफिल करता है, कंडीशन फुलफिल करने के बाद अगर वो कंडीशन में आ गया तो डिरिचलेट फंक्शन क्या करता है, बहुत जटिल प्रॉब्लम को एक हल्का सा इतना में ही सॉल्व कर देगा आपको, कि आपको ज्यादा दूर तक जाना नहीं, केवल लिखना है कि दिस थ्योरम, मतलब कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 ये फॉलो कर रहा है, तो डिरिचलेट फंक्शन लगाएंगे तो इसका वैल्यू ये हो, ठीक, ये यहाँ से, और इसके टेस्ट प्रॉब्लम कर लेंगे। ये केवल और केवल क्वेश्चन आएगा, इस पूरे चीज में क्वेश्चन आने वाला, थ्योरम तरफ नहीं कि लिमिट को प्रूव कीजिए, ये सब नहीं, लिमिट वाला थ्योरम को प्रूव कीजिए, वो नहीं, जैसे, लेकिन फिर भी करवा देंगे, यह थोड़ा सा करवा देंगे, थोड़ा थोड़ा करके, इसीलिए क्योंकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत न हो। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो कि फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल, ये है टॉपिक, तो इसको हटाते हैं क्योंकि ये सब जो है ना, इस पे ऐसे अच्छा नहीं लगता है, बताने में थोड़ा सा लगता है कि नहीं ऐसा क्या बता रहे हैं ऐसे करके, वो नहीं, फोकस यहाँ पर चले जाता होगा, हमको समझने में उनका, मेरा भी उतना अच्छा नहीं लगता है। इसको हटाते हैं पहले, इसको ठीक है, बोर्ड पे आ जाते हैं। देखो अभी क्या चालू करना है, डिफरेंशियल, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस अभी देखेंगे। ये डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है कि रेट ऑफ चेंज लिखना है, ये उसमें नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक। इस रेट ऑफ चेंज ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल जो होता है, इसको हम एनालिसिस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द कोरिलेशन, सर्टेन कोरिलेशन के साथ ही होगा। कैसे, ये फंक्शन है मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स,
अब इसमें क्या है कि y को डेल्टा y से चेंज कर दिए, यानी कि y प्लस डेल्टा y लिख दिए, और x को x प्लस डेल्टा x, तो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? वेरिएबल वैल्यू तो चेंज होगा। अब कैसे? तो देख रहे हैं कि ये रेट कैसा चेंज हो रहा है, ये फंक्शन जो है यहाँ पर ये रेट कैसा चेंज हो। तो देखिए यहाँ पर x है मान लो, तो यहाँ पर डेल्टा x ले लिए, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया कि देखो थोड़ा सा, और ये जो है ये स्ट्रिप बन गया, ये वाला पोर्शन आ गया, ये रेट ऑफ चेंज। अब कैसे कोई भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड, जो y बराबर डेल y माने हैं, मतलब fx के जगह लिए हैं डेल y, ऊपर में जो है ना y बराबर fx, फिर नीचे y प्लस डेल y, ये क्या होगा इसमें? हाँ देखो बता रहे, ये माने नहीं, ये हम बोल रहे हैं कि y जो है में वेरिएशन आ रहा है डेल्टा y से, तो डेल्टा y से वेरिएशन तो y तो पहले था ही, इसमें डेल्टा y आ गया, तो y प्लस डेल्टा y आ गया, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू हो गया कि f x प्लस डेल्टा x, समझ रहे? अब मान लीजिए यहाँ पर क्या वैल्यू हो गया, जो पहले y था, पहले क्या था, यहाँ से यहाँ y था, अब डेल्टा x पे इसको, ये तो देखिए ये तो x है आपका, अब थोड़ा सा यूनिट हल्का सा चेंज किया डेल्टा x के साथ, तो ये क्या हो गया, y प्लस डेल्टा y हो गया, या चाहे डेल्टा y हो गया, ये तो चेंज हुआ है इतना। इसको थोड़ा सा बिगर पिक्चर में दिखाएंगे। तो यहाँ पर समझिए किसका स्टडी करते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ, पूरा इसका रिटेन नोट्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, केवल समझना। लेकिन यहाँ पर हम क्लास इसीलिए ऑफलाइन करवाए हैं कि कॉन्सेप्ट को मेरे से आप रहिएगा अगर यहाँ कनेक्टेड, तो समझ पाइए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। बुक में बहुत सारा चीज दिया हुआ, अगर इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल आ रहा है, तो ये स्टडी करता है कि भाई डिफरेंशियल कैलकुलस में रेट ऑफ चेंज ऑफ थोड़ा सा भी कंटिन्यूअस वेरिएबल कैसे चेंजिंग आ रहा है, वही इसी का स्टडी है, कोरिलेशन विद अदर्स, ठीक। तो फंक्शन जैसे मान लीजिए ये है y बराबर fx, ये क्या है कि किसी पार्टिकुलर x वैल्यू के लिए y का एक पार्टिकुलर सिंगल वैल्यू आएगा, उसी को फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फंक्शन में, x का दो वैल्यू अगर y का होगा तो उसका फंक्शन तो नहीं बोलेंगे, मैपिंग तो पढ़े होंगे, मैपिंग तो पढ़े होंगे, मैपिंग अरे ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन दो वैल्यू नहीं आना चाहिए, एक वैल्यू के लिए एक, ठीक। दो वैल्यू के लिए यहाँ एक आ सकता है, लेकिन एक वैल्यू के लिए दो नहीं आएगा फंक्शन में, ठीक, ऐसा होता है। अभी चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? सर ग्रेजुएशन के बाद आज ही पढ़ रहे हैं ये मैथमेटिक्स, फिर से मेरा बीएससी में सब्जेक्ट दूसरा था, ऑडिटर में मैथमेटिक्स ले लिए। ठीक है कोई बात नहीं, सब होते रहता है, हो जाएगा, लेकिन यही प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। उसके लिए हम मेहनत करके आते हैं और आप लोग से भी मेहनत करवाएंगे। अभी प्रॉब्लम देंगे कि कैसे क्या बनाना है, देखिए कांस्टेंट फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल ये है। तो रियल वेरिएबल जब फंक्शन है तो y इक्वल टू 2 लिए हैं, y इक्वल टू 2 लिए हैं। देखिए कांस्टेंट इज समथिंग व्हिच डजंट वेरी और मतलब एक पीरियड हम लेते हैं, जैसे क्या लेते हैं a और b, इसको जब हम क्लोज इंटरवल लेते हैं, एक इंटरवल में अगर मान लीजिए वो अगर कोई एक इंटरवल ले लिए, मेरा कंसीडरेशन तो ये है कि इसके बीच में रहना है। फंक्शन में क्या होता है, डोमेन कोडोमेन, जिसको कोडोमेन को रेंज बोलते हैं, उसको अभी बताएंगे कैसे क्या रेंज और कोडोमेन, जब प्रॉब्लम आए जैसे जैसे वैसे हम बताते जाएंगे। अभी क्या है थोड़ा बहुत समझा रहे कि देखिए कोई भी फंक्शन होगा, कंसीडरेशन क्या होगा कि एक ये मेरा क्या हो गया डोमेन हो गया, और रेंज अगर मान लीजिए कोई कुछ आ गया 0 से 8 आ गया इसी का, ठीक, ए बी डाल के, ठीक, कोई भी आ गया, तो इसमें क्या होगा कि ये वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू के लिए 0 से 8 वैल्यू आ रहा है कोडोमेन में,
यानी कि रेंज में। लेकिन जब ये फंक्शन कांस्टेंट रहेगा तो उसका रेंज जो है ना सिंगल आएगा। अब आप देखिए कैसे, अभी हम समझाएंगे कोडोमेन और रेंज भी समझाएंगे। ये सिंपल कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, समझ गए? ये 0 0 है। बताइए इसमें माइनस इंफिनिटी तो जानते हैं इधर है, इतना तो जानते, देखिए रिस्पॉन्स देते रहिए। ये प्लस इंफिनिटी होगा, y इक्वल टू 2 लाइन क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, y इक्वल टू 2 लाइन होगा कि नहीं? ये आता है कि नहीं? आज सर थोड़ा सा वीडियो देखे थे आपका, तो इसमें पढ़ाए थे। हाँ चलो कोई बात 3 ले लेते हैं यहाँ पर, चलो 3 ले लेते हैं ताकि आज वाला जो है कॉन्सेप्ट डिलीट ही हो जाए उधर से। ठीक है, तो उधर वाला कॉन्सेप्ट आज नहीं करेंगे, तब फिर सब चेंज कर देंगे। ठीक है, आज जो है अब क्या करते हैं कि y इक्वल टू 4 ले लेते हैं। ठीक, वेरिएशन ये है तो चेंज करके आएगा वहां, तो क्या होगा कि x एक्सिस से जो y के अलाउंग पैरेलल 4 यूनिट चलेंगे और यहां से जो पैरेलल लाइन खींचेंगे वही क्या होगा मेरा कि y इक्वल टू 2 लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 2 लाइन हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू 2 लाइन। अब बताओ तुम -25 पे क्या इसका वैल्यू रहेगा? y का तुम बोलो, -25 पे कितना यूनिट चलोगी तो ये फंक्शन पे आ जाओगे? बताओ, क्योंकि ये पैरेलल है तो फरी पे है। घबराना नहीं, तुमको आता है कि नहीं, तुमको अभी अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। जितना भी स्टूडेंट यहाँ रहेगा सबको अपना कॉन्सेप्ट, ये सिंपल नहीं होगा तो फिर आगे हम कैसे करेंगे? तुम बताओ कि हम बोल दिए कि y इक्वल टू 4 लाइन, ये देखो बताओ कि ये जो है मेरा ये वाला पोर्शन ये x एक्सिस है और ये क्या है? y इक्वल टू 4 लाइन है पूरा, यहाँ से यहाँ करेंगे। बताओ तो कहीं से डिस्टेंस इसका चेंज है, ये मतलब मानते हैं पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समानांतर। ठीक, तो समानांतर का मतलब क्या होता है कि एक समान दूरी पे। तो बताओ कि यहाँ पर y x इक्वल टू -25 लिए थे, अगर x इक्वल टू 5 हम ले लें तो x इक्वल टू 5 पे y का वैल्यू कितना है? बोलो, तुम बोलो। हाँ, y का वैल्यू इस पे हमको नहीं खोजना है, केवल और केवल इसी लाइन पे खोजना है कि y का वैल्यू क्या है, क्योंकि y बराबर 4 लाइन है। तो यहां पर हम चलेंगे कि ठीक है इसके पैरेलल चलते हैं तो देखते हैं कि 4 ही है। यहां देखो 6 पे 4 ही है, इंफिनिटी पे 4 ही है। तो बताओ कहीं चेंजिंग कर रहा है ये? अब यही पर हम वहां पर ऑनलाइन में पढ़ाए हैं, कितना विद्यार्थी होगा तुम्हारे जैसा? सर ये तो ऊपर में जो सर आप पूछे y का वैल्यू कितना होगा तो 4 ही होगा उसमें। यही तो बोल रहे हैं कि जो ये y इक्वल टू 4 नहीं होगा वो। हाँ, फिक्स। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू फिक्स होगा। फिक्स। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू 4 लाइन है, तो इसका मतलब कि ये y इक्वल टू 4 लाइन माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक क्या होगा कि x एक्सिस के 4 यूनिट पर लेकर के इसको कट करके हम वहां से वहां रख देंगे। समझ रहे हैं? अब बोर्ड की इंफिनिटी तक चल जाएगा, बोर्ड की इंफिनिटी तक इधर चल जाएगा। अब आप यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत है? बताइए। इसमें भी पूछे सर -25 है तो y का मान क्या होगा? तो उसमें भी 4 ही होगा, 4 ही होगा ना, चेंज तो होगा नहीं वो। वही तो तुमको समझना है। देखो ये इकोनॉमिक्स भी नहीं है, ये हिस्ट्री भी नहीं है, ये ज्योग्राफी भी नहीं है, और हम जो बोल दिए मान लो 5 तो ये भी सही नहीं होगा। ये साइंस है और उसमें भी सबका जो है ना बेस फाउंडिंग जो स्टोन होता है ये मैथ होता है। इसमें हम गलत करेंगे ना तुम पकड़ लोगे, तुम गलत करो कोई भी पकड़ ले, वहां पर और दूसरा सब्जेक्ट नहीं पकड़ सकते। ठीक,
यहाँ देखो तुम कहीं भी किसी बिंदु पे जाएंगे हम 4 ही पाएंगे। ये पैरेलल है इसीलिए तो x इक्वल टू 4 लाइन, y इक्वल टू 4 लाइन है। अब आप देखिए आगे वेरिएबल पे चलेंगे, अब तुमसे ही पूछेंगे अभी, ठीक है। ये तो इरेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरी करना। तो जो आता है वही बोलना है, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं, इसलिए तो आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो। देखो सुबह में लिए थे y इक्वल टू f, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो कॉपी कर लेगा और समझ में। अब क्या है, y इक्वल टू e टू द पावर x लेते हैं, ठीक। अब e टू द पावर x का ग्राफ तुम जानते हो? नहीं जानते तो हम खींचेंगे। नहीं पता है, चलो ग्राफ खींचेंगे। y इक्वल टू e टू द पावर x है, x का वैल्यू 0 रखें, कितना हो गया? किसी भी चीज पे 0 रखने का मतलब क्या होगा? तो बोलो 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0। ये दो बात तो जानती हो। चलो यहाँ पर हमको बताओ कहाँ है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 कहाँ है? ऊपर y तो 1 होगा, 0 और 1 होगा, एक पॉइंट मिल गया। अब कितना भी पावर इस पे हम रख दें, अगर इन्फिनिटी रख देते तो कितना हो जाएगा? e टू द पावर इन्फिनिटी रख दे, e का वैल्यू 1 से ज्यादा, e टू द पावर इन्फिनिटी, x का वैल्यू इन्फिनिटी रख दे, क्या होगा? इन्फिनिटी तो होगा वैल्यू। तो हम समझ रहे हैं कि ऐसा होगा कुछ वैल्यू, ठीक। लेकिन अगर आप x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखिए, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, क्या होगा वैल्यू? निगेटिव होगा कि, ठीक है। तो ऐसे ऑनेस्ट, ऐसे जो भी ऐसे ऑनेस्ट रहेगा वही आगे बढ़ेगा, कि हमको सब नहीं आता है। चलो e टू द पावर माइनस 1 क्या होगा? 1 बाई e होता है, होता है कि नहीं? e टू द पावर माइनस 1 बाई e होगा कि नहीं? इनवर्स है तो जैसे x इनवर्स रहता है तो 1 बाय x लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए तो ठीक है। ठीक है, हमको लग रहा है e टू द पावर माइनस 1 का इसका भी मान हो। आप देखो e टू द पावर माइनस 2 क्या होगा? तो ये भी तो 1 बाय e टू द पावर 2। 1 बाई, हाँ देखो पकड़ लियो, आप पकड़ लियो। अब हमको लग रहा है कि मैं जानती हूँ, ठीक। अब इसी तरीका से अब बताइए इसका e टू द पावर माइनस ये होगा क्या? तो होगा, इन्फिनिटी का मान भी होता है सर, याद नहीं है। अरे इन्फिनिटी होगा। अब ये क्या होगा, पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, होगा कि नहीं इन्फिनिटी? जैसे सर वहाँ दिखाए थे e टू द पावर इन्फिनिटी, तो e का मान बोले कि 1 से अधिक होगा, e ग्रेटर देन 1 लिखे थे। उसी तरह हमको लगा कहीं फिर e टू द पावर माइनस जो इन्फिनिटी है ना, तो उसका भी कहीं मान उसका भी हो, इसीलिए हम। ठीक तो है। तो यहाँ पर e टू द पावर इन्फिनिटी 1 है, अगर यहाँ पर इन्फिनिटी ले लेते तो इन्फिनिटी हुआ था कि नहीं? अब 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू बताओ, 1 बाई कोई चीज इन्फिनिटी का वैल्यू बताओ, 0 होगा कि नहीं? 0 की तरफ टेंड करेगा, करेगा कि नहीं? यस सर। तो आप बताओ कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होगा कि ये ग्राफ जो e टू द पावर x है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी के पास ये ऐसा टच कर रहा है। ये पूरा ग्राफ ऐसे देखो, हर बिंदु को हम लिए नहीं, 3 बिंदु को लेकर के हम ग्राफ खींच रहे हैं, तो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं खिंचाएगा, लेकिन हमको ये बेसिक ग्राफ है इसलिए पता रहना चाहिए। और इसीलिए ये तो ग्राफ सर खींचे हैं, y बराबर e टू द पावर क्या पूछे थे, x, ये क्या था, e टू द पावर x था ना, ऊपर वाला जो ग्राफ खींचे थे। अभी उसको फिर से खींच लेते हैं।
ताकि तुमको दिक्कत न हो। ये क्या है कि ये कह नहीं आ रहा है एड का ठीक है, चलो पूरा पे चलते हैं। ठीक, ग्राफ खींच रहे हैं y इक्वल टू e टू पावर x, यही का ना। यहाँ क्लियर थी तुम, कितना था 0 1, यहाँ क्लियर थी इन्फिनिटी। तो चलो ये तो इन्फिनिटी चले जाएगा, यहाँ भी ऐसे ही बढ़ेगा। ठीक, रखो ना e टू पावर x की जगह पे रखो 2, x की जगह पे रखो 3। तो देखो e टू पावर 2 जो है लेस देन e टू पावर 3 है, लेस देन होगा e टू पावर 4 होगा, e टू पावर 6 5 है। ऐसे ही करके इन्फिनिटी देखो सब वैल्यू लगातार इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आगे जा रहा है। अब इसी तरीका से e टू पावर -1, e टू पावर -2, e टू पावर -3। अब इसका क्या हम लिखेंगे e टू पावर 1/3, e टू पावर 1 मतलब 1/e टू स्क्वायर हो गया 1/e। देखिए तो अब क्या होगा, मान लो कि यहाँ जाते जाते इन्फिनिटी, देखो इसका वैल्यू इन्फिनिटी। किसी भी चीज को इन्फिनिटी में अगर कोई फाइनाइट चीज है, एक तो फाइनाइट है, एक फाइनाइट चीज को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करो क्या होगा, देखो फिर 0 किसी फाइनाइट चीज को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे वो 0 के बराबर होगा। ये कंसेप्ट तुमको क्लियर नहीं है? सर भूल गए हैं, सब तो हम पढ़ चुके हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तो सीख गए ना। यस सर। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से जैसे अब एसिम्पटोट का जो आगे पढ़ेंगे तो ये सब वैल्यू काम आएगा, वहां पर ग्राफ होगा बहुत सारा। और आज ने ये नया चीज नहीं, ये बहुत पुराना चीज है। ये चीज जो बेसिक है, हम लोग क्या करते हैं पढ़ने के चक्कर में, पीटी पास करने के चक्कर में, इसके पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारा चीज छूट जाता है, ग्रेजुएशन का चीज छूट जाता है। कोई ये नया बात नहीं है, एक्सपीरियंस धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब देखो ये ग्राफ ऐसा हो गया। अब बताओ कि ये सब वैल्यू वैरी कर रहा है कि नहीं वैरी कर रहा है? प्रत्येक x के लिए क्या वैल्यू वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन ये जो वैल्यू कर रहा है ये क्या है कि ये वेरिएबल तो है, वेरिएबल तो है लेकिन कंटिन्यूअस है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। एक होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक ना। तो ये एक दो चीज समझ गई, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टोटल का टोटल एग्जांपल जो है आज फिर यहाँ चेंज कर लेंगे, ताकि हो सकता है कि तुम वहां देख के आए होंगे तो फिर दिक्कत होगा। यहाँ कुछ तो आए हो तो यहाँ देखे थे, आधा ही देखे थे, उसके बाद मेरा वीडियो नहीं चल रहा था। ठीक है, थैंक यू सर। पीलीजिए सर, गरम ठंडा आ गया हल्का, पीलीजिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अभी सर बताएं कंटिन्यूअस वेरिएबल बताएं। जी ठीक है। देखो ये तो वेरिएबल हो गया, ठीक है कि ये भी कंटिन्यूअस वेरिएबल ही है। देखो वेरिएबल का मतलब है ना कि एक ऐसा फंक्शन है, ये ठीक ठीक, ये चलो बीच में गैप भी है, ये कंटिन्यूअस तो नहीं है। ऐसा फंक्शन आएगा, मान लो एक ऐसा फंक्शन है, ठीक, यहाँ पर 1 है, ठीक, अब यहाँ पर 2 है, तो अब क्या है कि यहाँ से वैल्यू ये आ गया, ठीक। देखो यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, ये इस पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूटी है, तुम देख नहीं पा रहे? नहीं देखे थे सर। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, चलो ये देखो ये यहाँ आ गया। फिर यहां से क्या करते हैं, यहां आने के बाद ये आ गया, ठीक। अब ये वैल्यू जो है बताओ कि
कंटिन्यूअस तो नहीं है, यहाँ कंटिन्यूअस है नहीं, तो इसीलिए कंटिन्यूअस लगा है। कुछ ऐसा फंक्शन होता है जिसका कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, बदलते रहता है, ये वेरिएबल है। हालांकि इसमें हम डाल दिए हैं तो वेरिएबल में तो सब आ गया कंटिन्यूअस, समझ रहे हो? तो कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। अब तो इसमें क्या है कि हम क्या किए, तभी कंटिन्यूअस वेरिएबल का दिखा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को दिखा करके वेरिएबल भी हो गया, कंटिन्यूअस वेरिएबल हो गया। अब क्या नाम हो गया कि कंटिन्यूअस लगातार है, वहां पर कोई गैप नहीं है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाम से क्या पता चल रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट हो, अपना स्वतंत्र पहचान रखता हो, वैसा डिपेंडेंट वेरिएबल। y इक्वल टू fx में x क्या है? y इक्वल टू fx में x क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं? yes. एक बात बताओ, y के x जो है, y जो है x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ना। मेरा इनपुट किसको देते हैं? x को। अब y हम देखते हैं कि क्या है, आया है, वही है। तो सेम वही चीज है, यहाँ पर y को हम देखते हैं कि क्या, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यही पर है क्या कि जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब क्या करते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर y हो गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट x हो गया। हाँ। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। रियल वैल्यू फंक्शन, इसका सर उसमें एग्जांपल कहाँ दिया हुआ है? किसका? मतलब कि जैसे इसमें जो बोले सर मिल जाएगा मटेरियल, इसमें हाँ, तो उसका एग्जांपल नहीं दिया हुआ है। ये क्लास का, ठीक है, ये क्लास का ऐसे ये बनाए हैं हम अपने लिए ताकि तुम लोग को सिनॉप्सिस टाइप का मिलेगा। ठीक, बाद में क्या हुआ कि फिर हमको लगा कि नहीं, ये जो है क्या कि अभी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध था, तो फिर क्या किया कि हम भी डाल दिए कि चलो भाई ठीक है, थोड़ा सा उतना लिखना नहीं पड़ेगा जितना लिखना पड़ा, मॉर्निंग में लिखना पड़ा था। ठीक, आप लोगों को मिलेगा पूरा जैसे एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का है, तो अभी यही बताएंगे, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट बताएंगे, इवेंट बताएंगे, और बताएंगे, अलजेब्रिक फंक्शन बताएंगे, ये फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यू फंक्शन वो बताएंगे। तो फंक्शन तो एक बार चर्चा कर चुके हैं, फंक्शन का करेंगे फिर। कोई दिक्कत हो यहाँ पर फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। यहाँ फर्जीवाड़ा मीन्स कि चलो ठीक है सर कैसे घुमा के, होता क्या है और सब सब्जेक्ट में, दूसरा सब्जेक्ट हम बुराई नहीं करते हैं, लेकिन होता क्या है वो भी है ठीक, लेकिन आदमी समझेगा तब ना, समझना चाहिए उसको भी। तो देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पर आप घुमा के लिखे हैं, ऐसे घुमा के लिख दिए, ठीक, बिना समझे हुए घुमा के आप लिख लीजिएगा, यहाँ मैथ में काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक घुमा हम क्यों लिखते हैं वो पूछना पड़ेगा कि ये क्या है। एक वर्ड फालतू नहीं, यहाँ एक वर्ड फालतू नहीं चलेगा। रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब है कि जो भी वैल्यू गई यहाँ पर रियल होगा। रियल मीन्स वास्तविक। आपको पता है जो लाइन एक्स एक्सिस का है वो रियल वैल्यू वाला, इसमें जितना देखिए p बाय क्यू के फॉर्म वाला भी एलिमेंट यहाँ रहता है, q नॉट इक्वल टू 0 और p और q एक इंटीजर बिलोंग्स टू इंटीजर, यह है कि नहीं, सारा नंबर आ जाता है, यही तो रियल नंबर है, समझ गए? तो इसका जितना भी रियल वैल्यू फंक्शन का होगा इसी पे हम देखते हैं, यहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यू का नहीं करेंगे, यानी कि i वाला पार्ट को नहीं करेंगे। i वाला पार्ट -1 जो -1 वाला है, i √-1 ये वाला नहीं करेंगे, समझ गए? तो इस फंक्शन, हाँ ये फंक्शन क्या है कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जो किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए पार्टिकुलर रिलेशन दिखाता है। ये फंक्शन मीन्स एक तरह से समझिए कि रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक ना, बिटवीन द वेरिएबल्स। अब वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, जो पार्टिकुलर किसी प्रत्येक एवरी वैल्यू ऑफ x के लिए एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ y होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, समझ रहे हैं? उसका डेफिनेशन मिलेगा। हम नेक्स्ट डे जो है यहाँ पर से संस्थान से आपको क्या करेंगे, यहाँ दिए ही दिया जाएगा, ठीक ना। आगे तो हम कुछ डेफिनेशन लिख ही दिए हैं, देखिए नेक्स्ट 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 एक दो दिन हैबिचुएटेड हो जाएंगे इस बोर्ड से। देखिए लिखा हुआ है। तो इससे पहले चर्चा क्या करना था हमको कि उसको सर एग्जांपल से बता दीजिए। तो फंक्शन वाला शब्द बता नहीं समझ। कौन वो क्या, किसका डेफिनेशन है? लिमिट, ये लिमिट का डेफिनेशन है। लिमिट का। हाँ और फंक्शन के बारे में जो बताया अभी फंक्शन का जैसे देखो सिंपल है कि y इक्वल टू एफ एक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। y इक्वल टू ई टू द पावर x भी एक फंक्शन है, sin x भी एक फंक्शन है कि नहीं है? तो चलो e टू द पावर x वाला तो समझ गए। अभी देखें कि जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक उसका देखें ना, उसका देखो एक तो जो डोमेन बताना था और कोडोमेन रेंज जो है वो नहीं तुम एस्केप करके उसके बाद हमने पूछ पाए। देखो डोमेन वहां पर क्या होगा, डोमेन का वैल्यू होता है डोमेन का वैल्यू होता है जितना भी वैल्यू इनपुट के लिए हम लेते हैं। तो e टू द पावर x में जो है x जो है ये इनपुट है। तो माइनस इंफिनिटिव से क्या करते हैं, ओपन इंटरवल ले लेते हैं। माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव तक के बीच का वैल्यू जितना भी होगा वो डोमेन होगा कि नहीं होगा। और रेंज क्या था, y यहाँ 0 से तो नीचे नहीं आया था ग्राफ, तो 0 से लेकर के यहाँ तक इंफिनिटिव चल गया था y एक्सिस पे। तो ये रेंज हो जाएगा इसका, और सब बहुत सारा फंक्शन का दे दिया जाएगा प्रिंटेड, और उसमें समझा भी दिया जाएगा। देखो आप लोग देख लो ये रेंज कहाँ है, डोमेन कहाँ है। तो यहाँ पर रेंज हो जाएगा 0 से लेकर के क्लोज भी नहीं, यहाँ ओपन यूं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ इंफिनिटिव जाके एसिम्पटोट का ले रहा है रूप। तो देखिए यहाँ पर ऐसा 0 से लेकर के इंफिनिटिव ओपन, ये रेंज हो गया। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये नहीं समझे सर, रेंज वाला 0 से इंफिनिटी नहीं समझे? एक बात बताओ कि माइनस इंफिनिटिव से लेकर के प्लस इंफिनिटिव जो वैल्यू x का डाले थे उसमें ये बताओ हमको कि वो वैल्यू कितना लिया था, y का वैल्यू क्या कितना से कितना के बीच में लाया था। ये इसका मतलब ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y by getting all the possible values of x, ठीक। all the possible values of x क्या है, माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव है। इस माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव पर जब हम x एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं कर्व को, तो ये बताइए कि y एक्सिस पे कितना जा रहा है। y एक्सिस का भी तो अपना जा रहा है माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव, लेकिन वो जा कर रहा है 0 से नीचे तो जा ही नहीं रहा है। 0 पे वो भी टच कर रहा है, इंफिनिटिव जाके वो भी टच करते हुए प्रतीत होता है, टच नहीं एग्जैक्ट कर लेता। क्यों? क्योंकि 1 e टू द पावर इंफिनिटिव है, ये एग्जैक्ट वैल्यू 0 नहीं आता है, ये टेंड टू 0 बोले थे, तभी बोले थे कि नहीं बोले थे? 0 की तरफ टेंड करता है, 0 की तरफ टेंड करता है। टेंड मींस एग्जैक्टली नहीं, उसके अंदर प्रतीत करता है, ठीक। अब यहाँ पे क्लियर हो गए रेंज और डोमेन। और आपका अभी एक क्वेश्चन था कि सर फंक्शन का क्या बोले थे, फंक्शन के बारे में बताए थे। हाँ, ये फंक्शन देखिए। अब a टू द पावर x जो है ये फंक्शन है कि नहीं है? हर वैल्यू के लिए आ रहा है, ये डिस्क्रीट भी हो सकता था दूसरा में, और कोई हम एग्जांपल ऐसा ले लें तो क्या होगा कि हर डोमेन के लिए कुछ कुछ जो रेंज आएगा, कुछ कुछ जो वैल्यू आएगा वही तो उसका रेंज होता है। ये जो भी वैल्यू आएगा फंक्शन वो भी रेंज आएगा, ठीक।
यहाँ तक क्लियर है आपका? चलिए अब क्या आते हैं कि इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और एक एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन। 5 प्रकार के लगभग फंक्शन मैक्सिमम इसी टाइप से आएगा। तो अभी आते हैं कि यहाँ से राइट, हाँ ये तो मिट नहीं रहा है। मिटाना बड़ा कर दीजिए। अच्छा, ये थोड़ा सा किनारा इसको लगना पड़ता है, ये वाला से मिटता है। ठीक, अब आते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। एक हो गया, 2 हो गया, 3 टाइप है। इवन फंक्शन, 4 में ऑड फंक्शन। सबका एक एक एग्जाम्पल लेके देंगे, ठीक। और एक है 5 में अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, लिख रहे हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि y इक्वल टू ई टू द पावर x जो था, देखिए y इक्वल टू ई टू द पावर x जो था, ये क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसको आप सेपरेट कर लीजिए। क्या कर लिए? सेपरेट मीन्स अलग कर लीजिए। अब देखिए इसमें कोई y का टर्म दिख रहा है? नहीं। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे? क्या देखो लिखा क्या है? एक्सप्लिसिट लिखा हुआ है। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मीन्स देखिए एक्सप्लिसिट एक्स, देखिए आपको इसको याद करने का तरीका बताते हैं। एक्स है, इस पे जोड़ आ रहा है, केवल और केवल एक्स रहेगा। ठीक, मतलब कि आप सेपरेट कर लिए। अगर वो एक्स वाई है तो आप सेपरेट कर लिए। इम्प्लिसिट, ऐसे मान लो इम्प्ली एम, ठीक, मतलब एम मीन्स मिक्सचर, समझ रहे हैं? एम मीन्स मिक्सचर। अब मिक्सचर का मतलब क्या हो गया? y इज इक्वल टू ई टू द पावर x y, ऐसा टाइप का हो जाएगा, इनटू x y। ये बताइए, इसको अलग कर सकते हैं x को y को? नहीं कर सकते हैं। इस तरह का फंक्शन होगा ना तो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ? चलिए इवन ऑड में आते हैं। चलिए देखिए, इवन फंक्शन का कहने का मतलब है कि कोई भी फंक्शन है, लेट अस कंसिडर y इज इक्वल टू fx। क्या? y इज इक्वल टू fx। अगर इस x को माइनस x से चेंज कर दिए तो फंक्शन अगर चेंज न करे, सेम का सेम रखे, जैसे मान लीजिए fx इज इक्वल टू पहला फंक्शन था, इज इक्वल टू हो जाएगा f माइनस x। ये क्या हो गया? इवन फंक्शन। क्या हो गया? इवन फंक्शन। लेकिन इसी प्रकार से अगर ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो देखिए y इज इक्वल टू fx है, और दोनों का एग्जांपल देंगे। अभी एग्जांपल दे देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, y के जगह fx लिए, x के जगह फिर माइनस x लिए हैं सर वहाँ पे। इसीलिए ये तो फंक्शन का, ये इवन फंक्शन तभी का है। इवन फंक्शन अब हम ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। चलो y इज इक्वल टू cos x है, इसको चेंज करो, माइनस cos x पे रखो, cos माइनस x रखो, क्या हो? cos x है तो उसके लिए क्या रखें? अभी हम क्या बताएं, तुम बताओ। माइनस cos x। किसको माइनस रखना है? x के जगह माइनस x रखना है। करो कॉपी पे, कुछ सीख के जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे माइनस
देखिए अब x के जगह पे माइनस एक्स रखेंगे, y इक्वल टू कॉस माइनस एक्स। इसको जब हम लिखते हैं ना तो माइनस कॉस एक्स ही लिखते हैं। cos x ही लिखेंगे। हाँ ठीक, इस तरह से प्रॉब्लम बनेगा। यही हुआ इवन फंक्शन। तो बताओ तुम, ये इवन फंक्शन है कि नहीं है? इवन फंक्शन का मतलब क्या हुआ? इवन। और का मतलब क्या? अब इसको याद कैसे रखेंगे कि देखिए जो इवन यानी कि इवन बदला नहीं। अब आप क्या है कि यहाँ पर x के जगह पे माइनस एक्स रखे और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ। देखिए तो यही सर हम पूछना चाह रहे थे, जब हम माइनस एक्स लिए हैं तो फिर वो प्लस ही रहता है, वो हम पूछ रहे थे। ठीक है, आपके बात पे आते हैं। ठीक, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर माइनस ऑफ, चलिए क्या पहले आप कहीं क्वेश्चन ले लेते वही सर x के जगह जो माइनस एक्स लिए हैं ना, तो फिर एफ एक्स इक्वल टू लिखे सर आप एफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए हम क्या लिखे हैं कि बोले कि जो फंक्शन है, कोई फंक्शन है, यस सर, उस फंक्शन में क्या कि x के जगह पर माइनस एक्स रखे और वो फंक्शन अगर नहीं चेंज हुआ, सेम वैल्यू आ गया, तो बताइए इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब क्या होगा कि आप देखिए एफ एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो हो गया कि नहीं? इवन में जीरो, जब इस साइड आएगा जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार से ऑड वाला में देखिए, ठीक है, ऑड वाला में देखिए इसे जस्ट डबल हो जाएगा वो। अगर आप उसको ऐसे नहीं ला रहे हैं तो माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि सेम फंक्शन आ जाएगा। ठीक, ऑड वाला में क्या है, ले लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स ले लीजिए। अगर साइन एक्स में क्या होगा कि x की जगह पर माइनस एक्स रखेगा तो y इक्वल टू, जो अगर x की जगह पर माइनस एक्स रखेगा तो माइनस साइन एक्स आ जाता है। ये देखें क्यों, अभी हम बताएंगे आपको, दिखाएंगे। वही सर न वही समझ नहीं गए थे, तो यही cos proof वाला हुआ में था। घूम आई साइन वाला में बाहर, कैसे भी लंबा वाला है, cos वाला में घूम मतलब माइनस लगने के बाद cos x से लिखे हैं, वहाँ पर माइनस साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस आ जाएगा। ऑड में माइनस आएगा। अभी बता रहे हैं, देखिए आप लोग क्या किए हैं, ये पढ़े हैं तो उसको अमल नहीं करते हैं। देखिए मॉर्निंग में ग्राफ बताए थे पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 है। ठीक, इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो अब इसका ई कॉस एक्स का ग्राफ है, क्या है, कॉस एक्स का ग्राफ है। ये कॉस एक्स का हाफ पर्सन ऐसे तो चलते रहेगा ऐसे। देखिए अब बताइए, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, एक्स है कि नहीं? अब माइनस एक्स रखे तो कोई ग्राफ के नेचर में चेंज है, इसीलिए cos x का जो लेते हैं y इक्वल टू cos x, और x का चेंजिंग माइनस x से होता है तो y इक्वल टू cos माइनस x इक्वल टू हो जाता है cos x ही हो जाता है, सेम। ठीक है, तो पता चल गया कि ये इवन फंक्शन है, समझ गए? अब क्या होगा कि इसी प्रकार से अब क्या आता है, ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको इक्वलिटी में आना चाहिए। तो अब बताइए, अब यहाँ तो ये आ गया, ऐसे चलेगा, यहाँ ऐसे चलेगा। तो देखिए अगर यहाँ पर साइन को एक्स, साइन, ये साइन का ग्राफ, ये क्या चीज का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ से क्लियर रहिए। फंक्शन में ग्राफ आपको दिखेगा, प्रॉब्लम दिखेगा। ठीक, क्योंकि ये साइन एक्स का ग्राफ है। देखिए क्या चीज है, साइन एक्स का ग्राफ है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव रखते हैं तो साइन एक्स आता है, देखिए यहाँ पर निगेटिव रख दिए तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स आ रहा है ना। देखिए यही और फंक्शन है, और फंक्शन इवन फंक्शन समझ गए, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट समझ गए। अलजेब्राइक फंक्शन में क्या होगा, अलजेब्राइक को e टू द पावर x into 2x, ये सब क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन ही है। 2x x स्क्वायर y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस
प्लस आप क्या सब रख सकते हैं, e⁻² रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब फंक्शन क्या है, क्या है, यहाँ पर x3x ले लीजिए, मान लीजिए क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। क्लियर, चले नेक्स्ट पे। इसको थोड़ा सा देखो ये फिगर क्लियर नहीं हुआ, आपको खुद बनाना पड़ेगा। पहले वाला क्लियर है, अलग अलग दोनों फिगर बनाना है। देखो उस पर लिखो, ये तो ये यहाँ पहले वाला लिख लो, उसके बाद फिर अपने से बनाना साइन का, कल देखेंगे तुम्हारा कॉपी, ठीक है। अब पूरा दिखाना है कि -π/2 से π/2 हुआ, कैसे हुआ, पॉजिटिव कैसे, नेगेटिव कैसे, हम पूरा देखेंगे, ठीक। इसको क्लियर करना है, आगे बढ़े। ठीक है, ये तीनों पांचों चीज क्लियर हो गया। अब देखो फंक्शन, अब चलेंगे, अब नहीं लिखेंगे क्योंकि अब तो मटेरियल आ गया है, अब फुल लिख दिए हैं तो हमको लिखने की जरूरत है नहीं, अब इसी में हम समझाएंगे, ठीक। देखो कोई फंक्शन f(x) है, क्या है, कोई फंक्शन f(x) है, लिखे अपने इसको। देखो कोई फंक्शन f(x) है, इसको बिना कलम चलाए हुए मैथमेटिक्स कोई गुंजाइश नहीं है। ये बोल रहा है कि फंक्शन इज सेड टू बी टेंड टू द लिमिट a। अब लिमिट क्या है कि फंक्शन देख लिए, अब कह रहा है कि ये फंक्शन का लिमिट a होगा कब, जब x जो है टेंड करेगा a की ओर। टेंड वाला तो अभी समझिए कि एग्जैक्टली वहां पर नहीं, उसके करीब, वहां पर नहीं लेकिन उसके करीब। और टेंड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो x = a, 3-4 बार समझ लो कि x = a पे, यानी कि x जो यहाँ पर टेंडिंग कह दिए तो x कभी भी इक्वल टू a नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 3-4 बार यहाँ पर देखो, तो यार x जो है टेंड कर रहा है लिमिट a के रूप में, अगर x टेंड कर रहा है a के तो लिमिट क्या हो रहा है a, तो इफ corresponding to any arbitrary chosen, arbitrary means झपटा, कोई भी ले लीजिए बात, कोई भी मतलब कैसे ही जनरल, इन जनरल किसी भी प्रकार से, ऐसा नहीं कि फिक्स में यही ले लेते हैं। पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन क्या है, ये जो उसी को मार्क कर रहे हैं। हाउएवर स्मॉल, कितना भी छोटा क्यों न हो लेकिन वो जीरो नहीं हो, बट कैन बी नॉट बी जीरो। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, क्या, डेल्टा। यही बात तो वहां पर समझाया था मॉर्निंग में, पता नहीं तुम देखे होगे कि नहीं। ये डेल्टा सच दैट कि ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसका, कि देखो भाई ये ऐसा है कि ये फंक्शन जो लिमिट a की ओर बढ़ रहा है, जब x जो है टेंड कर रहा है a की ओर, स्मॉल x जो है टेंड कर रहा है a की ओर, स्मॉल a की ओर, तो फंक्शन का जो लिमिट हो रहा है a, वहां पर हम l लिए थे मॉर्निंग, ठीक। और पढ़ाते पढ़ाते l आ गया तो l दे दी। चलो इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि देखिए इसका जो मॉड है वो लेस देन ये एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन कैसा है, बहुत ज्यादा स्मॉल है लेकिन जीरो नहीं है, ये नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो समझ गए। अब क्या है कि यहां लिखे हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल ऐसे मैथमेटिक्स में है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ऐसे लिखते हैं कि लिखते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 0 इज लेस देन mod x minus a इज लेस देन डेल्टा। ये डेल्टा भी बहुत छोटा है, वो बता दिए हैं। अब क्या है कि अगर ऐसा हो गया
तो वी राइट इट एज ए एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू ए, ये वाला लिखते हैं। इससे प्रॉब्लम भी मॉर्निंग में बनाए थे, इसीलिए टेंशन नहीं लेना। आज यहाँ दूसरा प्रॉब्लम बनाएंगे बीपीएससी का है। तो x लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू ए, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा होगा। अब लेफ्ट हैंड ऑन द लिमिट ऑन द राइट, तो लिमिट ऑन द राइट जो है अगर हम करेंगे तो ये इस पोर्शन पे आएंगे। देखिए अब तुम यहां खड़ा हो गई इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तुम्हारा लेफ्ट और राइट कौन है? ठीक, बिल्कुल इतना तो क्लियर है तुम्हारा। तो आप जब देखो लिमिट कैसे क्लियर करते हैं। तो राइट से आप आने की कोशिश कर रही हो, तो मानते हैं कि यहाँ बहुत सारा छोटा है ना, तुम बोली क्या कि हम कितना भी हो कि डेल्टा ये मेरा है, उससे ये डेल्टा, एक डेल्टा ले लेते हैं। तो चलो यहाँ पर एक एक्स इक्वल टू ए से आगे रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए प्लस डेल्टा लिखेंगे। इससे हल्का सा आगे है ना, टेंड कर रहे हैं, इनकी डेल्टा जो है आगे होगा हल्का सा। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना होगा माइनस हो देखो, जाएगा। नहीं ये तो है ही यहाँ, इसको माइनस डेल्टा जा रहे हैं, ठीक नीचे जा रहे हैं ना, क्योंकि वहीं तक ये आएगा लेफ्ट से, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं। आएगा डेल्टा बहुत छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल है। क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस डेल्टा लिख सकते हैं। अब देखो इसी का हम करेंगे क्लियर। ये राइट हैंड है, तो ए से ए प्लस डेल्टा के बीच में एक्स लैग करना चाहिए, सेम है ये, और इसको हम यहां पर करके दिखाया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सेम फंक्शन है, ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी टेंड टू द लिमिट ए एज एक्स टेंस टू ए फ्रॉम द राइट। यहां कोई दिक्कत नहीं है। corresponding to any arbitrary chosen number epsilon, however small but cannot be zero, there exists a positive number delta such that this, ये वाला तो तुमको पता है, और ये वाला केस हो जाएगा राइट के लिए। सर वो नहीं समझे, उसका जो नीचे इक्वेशन आया कौन सा? जैसे ऊपर ले लिए x इक्वल टू a, a है ना ऊपर में, तो फिर a लेस देन x लेस देन डेल्टा प्लस a, कौन वाला नहीं समझे? नीचे जो इक्वेशन आया वो कैसे आया? a less than x less a लेस than देन x ये लेस देन प्लस ये नहीं, ये समझ में आया? वही तो देख रहे हैं, जीरो ऊपर वाला x माइनस a। अच्छा चलो चलो, ये समझ में आया। हाँ वो तो समझ लो। चलो इसको लिख सकती हो ना ऐसे, ऐसे तो लिख सकती हो ना ऐसे। इसको पहले ये लिख सकती हो, देखो कुछ नहीं, ये लिख सकती हो ए। अब तो समझ गए कि डेल्टा प्लस ए के बीच में एक्स रहेगा, हाँ, यही टेंड कर रहा है, एक्स क्या कर रहा है? टेंड कर रहा है क्यों? अब देखो इसमें क्या करेंगे, ए घटा लेंगे इधर, इसमें भी ए घटाएंगे, इसमें भी ए घटाएंगे, इसमें भी ए घटाएंगे, ये वाला आ जाएगा ऊपर वाला, झंझट ठीक कर दो। अब इसके बाद तो मॉर्निंग में आ रहा है, क्या समझाएंगे? अब समझे सर। ठीक है, इसको मॉर्निंग में आधा घंटा समझाएंगे। सर हम देख नहीं पाए, मेरा वीडियो नहीं चल रहा था, हम बंद कर दिए। ठीक है, और उसको बहुत बड़ा लंबा अभी आ जाएगा उसका वीडियो, आज तो आना है क्योंकि आज डेमो का है, तो वो आ जाएगा, वो वाला भी देख सकती हो। ठीक, लेकिन यहाँ पर तुम समझ गए, तो हमको विश्वास है कि जितने भी व्यक्ति ऑनलाइन होंगे वो भी समझ आएंगे। तुम समझ गए ना? यस सर। चलो ठीक है। चलो लिमिट ऑन द लेफ्ट, देखो इस पे तुम समझो कि फालतू लिखा हुआ अभी मेरे पास पेपर, ठीक, यहां तक तो कोई क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं तुमको। मान लो लिखना होगा इतना तो तुम रख लोगे, ये डेफिनेशन है कि देखो दिमाग ऐसे लगाना है। देखो सर हम वो भी इक्वेशन नहीं समझ रहे। कौन? ऊपर जो घेरे हैं ये वाला, ये नीचे नीचे वो मॉड में जो fx माइनस a मोड में कैपिटल ए कॉन्स्टेंट में जो ऊपर दिए हैं वही है लिमिट का। ये बता रहे हैं तुम,
हम तुमको क्या बोले हैं कि fx का जो है टेंड कर रहा है, ये लिमिट a होगा इसका, कब x टेंड कर रहा है a तब, लेकिन एग्जैक्टली तो नहीं है ना। अब बताओ fx में से अगर a घट गया वैल्यू, अब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, लेकिन जो भी चीज होगा वो लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि जीरो तो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? एग्जैक्टली ए वैल्यू नहीं होगा वहां पर, इसीलिए ऐसा लिखते हैं। यही कॉन्सेप्ट है पूरा लिमिट का, समझ गए ना। ये मोड में डाल दिए, अब मोड में डाल देते हम कह रहे हैं कि भाई इससे छोटा नहीं हो सकता, अब कोई दिक्कत नहीं है, छोटा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जीरो भी नहीं होगा, ये छोटा होगा हमेशा, ये छोटा होगा हमेशा, लेकिन ये जीरो नहीं होगा। बहुत छोटा है लेकिन ये जीरो नहीं होगा। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ? चलो अब जो हम नेक्स्ट टारगेट पे आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बताएंगे। कि लेफ्ट हैंड लिमिट में तुमको याद, मान लो कि इसके आगे लिखना है कि क्या होगा। अब हम आते हैं सबसे पहले अपने प्रश्न पे। प्रश्न ये है कि मेरा कि पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जो है x इक्वल टू a, जहां पर लिमिट निकाल रहे हैं। सर बोल दीजिए, टाइमिंग का पता नहीं चलता है हमको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट लिए हैं कि ये डेल्टा इधर लिए हैं, माइनस डेल्टा इधर लिए हैं, क्योंकि इधर जा रहे तो माइनस डेल्टा, यहाँ इधर जा रहे तो प्लस डेल्टा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि a प्लस डेल्टा ये है, ये क्या है a माइनस डेल्टा, क्योंकि यहाँ a से जस्ट a माइनस डेल्टा हुए हैं ना। अब देखो x मेरा कहाँ लाई करना चाहिए, इसी बीच में, तो x जो लाई करेगा a माइनस डेल्टा लेस देन इक्वल, x इज लेस देन a, यही तो है। देखिए देखिए देखो, ये जो है लिखा हुआ है, ये जो है देखो, हाँ में हाँ मत मिलाओ, नहीं सर कोई क्वेश्चन दे देते हैं, हाँ में हाँ मत मिलाना है। अब यहाँ बोला था सर उल्टा लिखा हुआ, लेकिन है तो वही। अब क्या है कि ये उल्टा लिखा हुआ है नीचे, इसको जो हम वहां लिखे हैं, वहां क्या लिखे हैं, a माइनस जीरो ऐसे करके लिख दिए हैं, ऐसे लिख दिए हैं, x लिख दिए हैं, a माइनस डेल्टा लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अब बताओ a माइनस डेल्टा यहाँ आ गया, और देखो लेस देन का है तो लेस देन तो यहाँ लगा हुआ ना, इसके साथ लगा हुआ कि नहीं, इसी डायरेक्शन में लेस देन है इसका ना, इसी डायरेक्शन में है। फिर x आ गया, फिर लेस देन एक ये आ गया यहाँ, और यहाँ पर जीरो घटा लीजिए, यहाँ से क्लियर है कि नहीं है। अब इसी चीज को वो आगे वाला जो है, अब क्या करते हैं हम उसको रख देते हैं। तुम किसी प्रकार से पहले ये ला लेना, ठीक, यहीं से डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग में ये फिगर होना चाहिए। ये फिगर रहेगा लिमिट का डिफिनीशन कि ए फंक्शन इज सेट, ए फंक्शन fx इज सेट टू टेंड टू द लिमिट a एज x टेंड्स टू a फ्रॉम द लेफ्ट, और लेफ्ट पे यहाँ आएंगे हम डायरेक्ट। उसके बाद दिमाग में सोचेंगे इफ, अब आएंगे ये वाला डिफिनीशन पे, इफ corresponding to any arbitrary chosen positive number epsilon, however small but not zero, there exists a positive number delta such that, ये such that delta कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए डेल्टा। अब वो जो लिखे थे सबसे पहला जो मेन फॉर्मूला था, उसी को लेफ्ट राइट किए थे। तो लेफ्ट राइट में किए थे, जीरो लेस देन x माइनस a लेस देन, ये डेल्टा लिखे थे कि नहीं लिखे थे मॉड में, x माइनस a का मॉड ले दें। देखो दिखा कैसे बैक करके, भूल गए, इसीलिए तो बोल रहे थे कि इस पे जो है क्या, ये घाटा भी है फायदा भी है। लिमिट डिफिनीशन में देखो क्या है, लिमिट डिफिनेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, ये वाला बता रहे थे ना, यही मॉड हटा के तो लेफ्ट राइट किए हैं। दिमाग में आ गया? यस सर, जैसे x बराबर आप a लिए थे ना, तो थोड़ा
इधर जाएंगे राइट साइड तो प्लस तो होगा ना। चलो अब तुम बोर्ड पे आओ, डरो नहीं, Yes. तुम बोर्ड पे आओ। ये वाला जो बताए हैं कि माइनस डेल्टा जाएंगे प्लस डेल्टा जाएंगे एक्स ए से, और इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस डेल्टा लिखेंगे और ए प्लस डेल्टा लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं? Yes. और इसके बाद ए हो गया बीच में, तब लेफ्ट में आ गए तो यही एक्स जो है इसी के बीच लाई करना चाहिए, और इसके बाद देखिए एक्स इसके लाई करना चाहिए, तो ये राइट हैंड लिमिट हो गया, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इससे इजी हम कैसे समझो, तुम समझाओ, जाओ बोर्ड पे 2 मिनट में पहले तुम देखो, लिखो अपने से लिखो, डरते क्यों हो, जाओ। वो तो yes, अरे तो बीपीएससी ऑफिसर बनना है कि नहीं तुमको? Yes, sir. जाओ जाओ फर्स्ट क्लास में जाओ, पहले देखो अपने कॉन्फिडेंस लाना ही सीखो, तो क्या लिखना है तुमको अपने दिमाग से लिखना, फिर हम नहीं तो फिर हम करेंगे, ठीक? देखो तो इसको देखो, जैसे सर ऐसे बताया ना एक्सटेंस वो ही नहीं रहा था हमसे। ठीक 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 करो हाँ x इक्वल टू a, ठीक। उसके बाद इधर जाएंगे राइट साइड तो a प्लस डेल्टा, डेल्टा, लेफ्ट साइड जाएंगे तो a माइनस डेल्टा। डेल्टा। चलो एक्स किसके किसके बीच में रहेगा, अगर मान लो लेफ्ट हैंड से आते हैं तो बताओ। लेफ्ट हैंड से इधर लेफ्ट, तो बीच में तो x देंगे ना, x। हाँ उसके बाद ये तो ए माइनस डेल्टा होगा, हाँ चलो ठीक है, ए माइनस डेल्टा जो होगा लेस देन होगा एक्स से, और ये लेस देन ए होगा, a प्लस डेल्टा। नहीं नहीं ए प्लस डेल्टा नहीं होगा, यही होगा क्योंकि हम लेफ्ट हैंड है ना, यस सर। तो ये यहीं तक ना हमारे हैं। अच्छा, हाँ। ये पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन क्या है तुम्हारा, तो a ही होगा इधर, हाँ। प्लस तो क्या ये उसको नहीं। हटाओ, उसको हटाओ, ये नहीं होगा। ठीक चलो, और समझे सर। हाँ यहाँ बोर्ड पे आने के बाद समझ जाता है, ठीक है चलो जाओ, अब जाओ। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड वाला सर। ये हाँ हाँ लेफ्ट हैंड। देखो कितना अच्छा से लिखे हैं वहां से, Yes. देखो तुम देखो कैसे लिखे हैं, डेल्टा गया माइनस डेल्टा गया ए से, देखो चलो सिनॉप्सिस बनाते हैं, थोड़ा सा कैसे बनाना है इसको हम दिखाते हैं। मान लो सब कुछ भूल गए तुम, ठीक? तो ये क्या याद रखेंगे इस लिमिट में, इतना तो तुमको पता है, सब कुछ भूल गए ना, तो देखो कैसे करेंगे जो मॉर्निंग में नहीं बताए हैं, ठीक ना? अब ये कहो सब कैसे नहीं बता, काहे नहीं बताए, अब वो है क्या कि जो पूछने वाला भी विद्यार्थी सामने में रहना चाहिए, ठीक? नेक्स्ट चीज कर जैसे दो। सर अभी आप बताए कि ये तक ही हमको रहना है ना, ये लेफ्ट हैंड। देखो देखो अभी तुम कंसंट्रेट, ये आप समझे। सुनो चलो, यहाँ पर आगे ये आगे कि नहीं, यस सर। चलो दोनों साइड ले लिए, ये क्या है मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर जाएगा क्या होंगे राइट हैंड लिमिट। देखो क्योंकि आते तो इधर से हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि देखो ये है क्या कि राइट हैंड लिमिट यही है, आएंगे इधर से, जब आएंगे तो हम यही अप्रोच करना चाहते हैं ना, अप्रोच तो इधर से करना चाहते हैं, ठीक है? अप्रोच हम क्या करना चाहते हैं इस पॉइंट पे, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं जाकर के हम यहीं तक रहते हैं, और क्या कितना शॉर्ट रह जाते हैं तो वो एप्सिलॉन के बराबर, और एक्स में कितना शॉर्ट रह जाते हैं तो डेल्टा के बराबर। अब वैल्यू जो उसका होता है एप्सिलॉन के बराबर हम शॉर्ट रह जाते हैं, समझ रहे हो? याद क्या रखना है इसमें, देखो अब हम बताते हैं, इसमें डेल्टा लिख दिए माइनस, यहाँ माइनस आ गया ना, तो इसका क्या है ए माइनस डेल्टा, देखो यहाँ पर प्लस डेल्टा होगा, ये माइनस डेल्टा होगा, तो इस पॉइंट पे इसका वैल्यू होगा ए माइनस डेल्टा, इस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगा ए प्लस डेल्टा। अब क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे तो ए माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल्टा। अब राइट हैंड लिमिट ये समझ में आया, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो ये नहीं समझ पाओगे, प्रॉब्लम नहीं बनेगा उसका, फिर तुमको लगेगा टेंशन हो रहा है। आप समझ गए सर, अब क्लियर है, अब क्लियर हो। ये सब कोई डिफिनेशन नहीं, ये रंगारंग कार्यक्रम है कि चलो ठीक है कॉपी भरने वाला लिखे, मेन समझ इतना ही को ये क्या किया है राम कहानी लिखे। देखो इससे फालतू होगा तो बता देना, तुम कॉन्सेप्ट यही है, हम आ रहे फंक्शन पे देखो।
अब क्या है कि ये फंक्शन कोई होगा कि नहीं, तो फंक्शन का वैल्यू बता रहा है कि ये जब ये x की टेंड लेफ्ट हैंड से कर रहा है तो ये a की तरफ टेंड कर रहा है, ये राइट हैंड से भी टेंड कर रहा है तो ये a की तरफ कर रहा है fx। देखो ये है मूल बात, ये ऊपर की बात है जो y बराबर है सो, और ये जो x एक्सिस की बात है ये सिंगल वेरिएबल की बात है। ठीक, क्लियर हो? ठीक है, ये हो गया। चलो ये देखो तो कुछ नोट कर लो, पॉइंट समझा देते हैं। लिखा पहले समझाएंगे उसके बाद नोट करना है कि लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ fx, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब x टेंड करता है a की ओर, कहां से, लेफ्ट से, वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं जो बताए हैं, इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। ये कोई बताए लिमिटेशन है किसका, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, उसको डिनोट क्या करेंगे, x लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 fx। अब माइनस क्यों लगाए सर, 0 क्यों लगाए, हम जानते हैं, चलो ठीक है 0 से हल्का थोड़ा सा ये चिन्ह दे दिए इसीलिए क्योंकि हमको पता है कि जो a रखे थे ना, a से हल्का सा निगेटिव जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं लेफ्ट, और अब जो ये राइट हैंड वाला आएगा तो a प्लस कर देंगे 0, और ये होगा a माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। कोई दिक्कत ऐसे लिखने का है, ये राइट हैंड लिमिट, ये कोई दिक्कत यहां से बताइए आप लोग। देखिए इवैल्यूएटिंग, अब जो हम इवैल्यूएट करते हैं कैसे, जब हम लिखने लगेंगे प्रॉब्लम में तो क्या लिखेंगे, देखो ये सब ट्रिक है कि कैसे लिखना है प्रॉब्लम में क्या लिखेंगे, तो ये तो बार बार नहीं लिखेंगे। हम क्या किए कि a माइनस 0 जो है ये लेफ्ट हैंड वाला है, तो हम क्या किए कि एक ऐसा क्वांटिटी लिए जो h बहुत छोटा है, इसको टेंड करा दिए 0। ठीक, और क्या था मेरा कि जब a से हम कर रहे थे तो a लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h है, यही 0 को हम चेंज करा लिख के h में, समझ रहे ना। और वहां पर क्या था, देखो ये हो गया लिखने का तरीका, और यहाँ पर नोट में ये लिख लो, f limit x tends to a fx exists only if limit on the left is equal to limit on the right। ये वाला कंसेप्ट है, जब भी ये नहीं आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही है आज का सम, इतना जितना बोले हैं समझो इसी बात के लिए बोले हैं। समझे कितना बात होता है, इसी बात का समरी ये है, इसको बार बार रखना है कि यहाँ पर समरी क्या है कि राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पे, यानी कि x लिमिट x टेंड्स टू a, राइट हैंड लिमिट फ्रॉम लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू, अगर हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इसी पॉइंट पर x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू a, तो इसको लेफ्ट हैंड में क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, a माइनस 0 ये प्लस 0 लिखते हैं, और ये दोनों बराबर हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट हो गया। और दूसरा नोट बिंदु ये है कि अगर कोई फंक्शन, नहीं इसमें तो नहीं लिखे हैं, इसमें लिख लीजिए अभी आप लोग सब लिख लीजिए जो भी ऑनलाइन होंगे। तो अगर कोई वैल्यू फंक्शन है, कोई फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, राइट हैंड लिमिट बराबर है, और फंक्शन का, उस फंक्शन का fx का जो वैल्यू है, ये f a जो वैल्यू है वो अगर नहीं भी बराबर है इसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के, अब समझ रहे हैं ना पॉइंट मेरा क्या था, x इक्वल टू a था, x इक्वल टू a तो कुछ फंक्शन का वैल्यू रहा होगा, और नहीं भी रहेगा या अनडिफाइंड भी रहेगा, लेकिन अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों हो गया इक्वल तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। इसके वैल्यू से लेना देना कुछ नहीं है, ठीक, इसके वैल्यू से कब लेना देना होगा, यही कंटिन्यूटी में हम लोग आगे चलेंगे, तो कंटिन्यूटी में क्या होगा कि यही वैल्यू आगे में उसका लेना देना होगा, तो उसमें क्या होता है लिमिट भी एग्जिस्ट होना चाहिए
और उस फंक्शन का वैल्यू भी उस पॉइंट पे होना चाहिए कि एफ ए इज टू इतना, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए इज टू एफ ए बराबर होगा, तभी ये कंटिन्यूटी आएगा। आगे पढ़ेंगे, अभी आप लोगों को दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए, उस पॉइंट पे वैल्यू नहीं चाहिए, क्या चाहिए? होना चाहिए LH बराबर LHL बराबर RHL। ठीक, अब ये लिख लीजिए, कुछ कुछ बातें हैं जो मान लेते हैं कि f1x जो है टेंड कर रहा है एक ए जो लिमिट है, और f2x कर रहा है b लिमिट है, समझे? तो क्या होगा यार, अगर जब दोनों x जो टेंड कर रहा है एक की ओर, तो वेयर a और b जो क्या है बोथ फाइनाइट है। तो अगर जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिमिट का गुण होता है कि वो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, जोड़ भी होगा। तो अभी आगे नेक्स्ट पेज में देखेंगे वो क्या होता है, देखिए। और कोई वाली इफ ये तो अभी बता दिए हैं। चलिए, ये दूसरा है कि अगर ये है b है, एक्सटेंड कर रहा है a की ओर, तो अगर हम दोनों को फंक्शन को लिमिट x टेंड्स टू a कर रहे हैं, तो f(x1) और f(x2) जो है प्लस माइनस अगर कर रहे हैं, अगर मान लीजिए प्लस ही लेकर चल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस लेकर चल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। यानी कि a प्लस फर्स्ट में हो जाएगा b, अगर माइनस लेकर चलेंगे तो a माइनस b लिखेंगे आंसर। प्रॉब्लम तो ऐसा आएगा। इसी प्रकार से मल्टीप्लीकेशन में a मल्टीप्लाई b हो जाएगा, इसी प्रकार से डिवीजन में a बाई b हो जाएगा, प्रोवाइडेड b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर b 0 हो जाएगा तो इंफिनिटी हो जाएगा। बिल्कुल, अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे? बताए थे 1 बाई इन्फिनिटी का मान बोले थे सर 0 ना। हाँ, 1 बाई इन्फिनिटी का मान अगर 0 बोले थे, तो 1 बाई 0 का मान क्या होगा? 1 बाई 0 इन्फिनिटी होगा। बिल्कुल सही बात, इसीलिए तो बोले थे कि एक कॉन्सेप्ट अगर डील कर दिए तो उसी से समझना चाहिए कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिंक है। तो यहाँ पर एनीथिंग, कोई भी चीज बटा इन्फिनिटी क्या होगा? 0। कोई भी चीज बटा 0, एक ले लेते हैं जनरली, ऐसे देखने में थोड़ा सा आसान में लगता है। दूसरा नंबर क्या लिखें, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इस पे तीसरा पॉइंट में देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखे हैं, कुछ बात होगा तभी लिखें। अच्छा, ये स्पष्टता है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं ये सब चीज? अब प्रॉब्लम तो नहीं होगी लेटर में, लिखने में प्रॉब्लम कोई नहीं, पढ़ तो लेते हैं ना नोट्स। हाँ यस सर, इज नॉट पढ़ ले रहे हैं। चलिए अभी एक प्रॉब्लम देंगे, ये प्रॉब्लम, इसको कीजिए आप लोग। अभी इसको हटाएंगे, बोर्ड पहले एक पॉइंट क्लियर कर देते हैं। वो ऊपर में क्या क्वेश्चन सर दिए हैं, इसे समझा रहे हैं वो लाइन वाले। कौन? 3 नंबर में, ये 3 नंबर जो बताए हैं, ये 3 नंबर, यस सर। ये कॉन्सेप्ट है, कह रहा है कि लिमिट ऑफ fx एट x टेंड्स टू a नॉट नेसेसरीली, ये हम बता चुके हैं, द सेम एज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू, ये बताया है कि नहीं अभी? तो बोले कि अभी कोई जरूरी नहीं है, कि आवश्यक नहीं कि ये x इक्वल टू a पे जो वैल्यू होगा वही उसका लिमिट होगा, ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि इनफैक्ट द लिमिट ऑफ fx, वास्तविक में ये बात है कि as x टेंड्स टू a may exist even if the function fx is not defined at x equal to, हम तो आपको बताए थे ना, x equal to a पे वैल्यू अगर डिफाइंड भी नहीं है a पे, तो हमको मतलब क्या है? मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कर इक्वल हो गया, एग्जिस्ट कर गया, अदरवाइज लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? अभी आप प्रॉब्लम लीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको उतारिएगा नहीं, केवल इतना ही उतारिएगा। ये है प्रॉब्लम आपका।
केवल और केवल ये प्रॉब्लम है आपका। ये शो करना है कि शो दैट लिमिट x टेंस टू 2 mod x minus 2 अपॉन x minus 2 डजंट एग्जिस्ट। ये शो करना, मोड वाला तो बता दिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना मिनट में बनाते हैं। उसको देखना नहीं है आपको, केवल केवल और केवल उसको हटा ही देते हैं। चलिए ठीक बना ही नहीं क्वेश्चन नहीं सर, प्रॉब्लम भी है, तो प्रॉब्लम भी बुझाना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास आता है तो सही रहता है। और इसको क्या प्रॉब्लम था तो फिर से उनको डिटेल में समझाना पड़ा, ऐसे वैसे। अब उसमें सब जो है जो भी पहले बना था तो सब एक साथ करेंगे और यहाँ फैला करके टेन टॉपिक का जो है बन जाएगा, उसका फिर एक्सटेंड होते रहेगा। उसको मॉनिटर कर बच्चों को कैसे घबराना नहीं है, 2 मिनट का ब्रेक मिल चुका है। अब आएंगे क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 है, उसके बाद mod x minus 2 बाय x minus 2 ठीक है। नॉट एग्जिस्ट। वो छोड़ो, अब इसमें हम देखते हैं कि एग्जिस्ट करता है कि तो क्या करना था मेरा। देखो हमेशा अपने कंसेप्ट पे जाना है, इतना देर तुमको बताए जो उस पे जाना है कि मेरा क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है। अभी हम तुमको क्या बोले हैं, ये 2 है तो s टेंस टू अगर 0 करेंगे राइट हैंड पे आएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस h माइनस 2 लिखेंगे। 2 प्लस क्या है सर, h minus 2। हाँ, मॉड 2 प्लस h और 2 प्लस h माइनस 2 लिखेंगे। हमने बताए थे यस के लिमिट ले लेना है, बहुत इजी है, लेफ्ट हैंड के लिए बहुत इजी है। देखो तुम अपने कॉन्सेप्ट पे हमेशा दिमाग में फोकस रहो। लिमिट s टेंस टू 0 प्लस क्यों लिए, अभी बताया थे तुमको। देखो कुछ ना दिमाग में आवे। हाँ सर समझ रहे हैं, उसमें वो जो सर लिखे हैं 2 प्लस h minus 2 तो x के जगह पे ही ना रखेंगे 2 प्लस h। a प्लस h रखे, a माइनस h रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो वो तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए रहेगा सर प्लस। हाँ सॉरी, ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो ठीक है चलो, तो इतना तो जानते हो कि राइट हैंड लिमिट लिखे, ऐसे क्या कोई